कहा जाता है कि किसी भी देश की नींव को यदि कमज़ोर करना है, यदि उसको बिना बम गोले बारूद के उसे हराना है, तो उसके एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर कर दो, उसके नए भविष्य को कमज़ोर कर दो। यूँ तो यह काम अक्सर दुश्मन देश किया करते हैं, मगर हमारे देश में यह बीड़ा उठाया है सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम की। यूँ तो मिड डे मील स्कीम यह जो है ये दुनिया का अपनी तरह में सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चे जो सरकारी स्कूल में नामांकित हैं उनको शामिल किया गया है। इस योजना का मूल उद्देश्य जो है वो स्कूलों में नामांकन को बढ़ावा देकर बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाना है। मध्याह्न भोजन योजना में कक्षा 1 से कक्षा 8 यानी कि लगभग उम्र 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया है, जो लगभग पूरे इंडिया की यदि बात की जाए तो 12 करोड़ बच्चों के आसपास होता है। और मध्याह्न भोजन योजना केवल एक योजना नहीं है, बल्कि NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के माध्यम से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के सभी बच्चों का कानूनी अधिकार है। सरकार बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर चिंतित है और इसीलिए सरकार एक अच्छे खासी मोटी रकम इस योजना पर खर्च करती है, मगर हमारा भ्रष्ट तंत्र बच्चों के निवाला तक में घपला कर देता है। सरकार यह जो पैसा खर्च करती है ना, यह हम ही देते हैं उनको टैक्स के रूप में, और फिर वही पैसा वो विभिन्न योजनाओं के रूप में हमारे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य के लिए खर्च करती है। हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार की नीतियों का पालन करें और यदि नहीं कोई कर रहा है तो उनसे पालन कराएं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम आदमी का वो हथियार है जो सरकार के भ्रष्ट तंत्र को सुधारने की ताकत रखता है। यह हमारी जिम्मेदारी है और आज इसी जिम्मेदारी के तहत मैं आप लोगों के सामने जितेंद्र कुमार RTA एक्टिविस्ट आया हूं और आज हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्र के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें हो रहे मिड डे मील स्कीम के स्कैम को उजागर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे अच्छे पोषण का भोजन नहीं मिल रहा है वहाँ के बच्चों को, तो आप निश्चित ही जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने इसको सरकार तक नहीं पहुंचाया। और उसके लिए पहले हमें चाहिए होता है तथ्य, और उस तथ्य के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा सूचना का अधिकार। तो फटाफट चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर के और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इफेक्टिव रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल कर एक अच्छा आवेदन लिख सकते हैं और आप इस भ्रष्ट तंत्र को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब स्क्रीन की तरफ। आप एक सादा कागज़ ले सकते हैं, या आप यदि कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे जिस तरीके से मैं टाइप कर रहा हूँ उस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं। और आप यदि ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मैं आपको लास्ट में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो यदि आपको ये ड्राफ्ट RTI का एप्लीकेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि कैसे आप मिड डे मील स्कैम को उजागर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सादा कागज़ लेना है। सादा कागज़ में सबसे पहले आपको अपना हेडर तैयार करना है। हेडर यानी कि अपना नाम, पता वगैरह वगैरह आपको लिखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आप वैसे ही लिखिएगा। जैसे मैंने नाम लिखा है जितेंद्र कुमार, पता आप अपना लिखिएगा, फ़ोन नंबर लिखिएगा, ईमेल आईडी लिखिएगा। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मगर आपके पास यदि है तो आप ज़रूर लिखिएगा इसको। ईमेल आईडी से होता क्या है कि कभी कभार वो आपको जवाब जो है, जो हमारे जन सूचना अधिकारी होते हैं वो आपको जवाब ईमेल के जरिए भी दे देते हैं, तो पत्राचार का समय जो है, जो डाक माध्यम से पत्राचार का समय होता है वो बच जाता है। अगला जो पोर्शन है आपका, उसमें आपने डेट लिखना है। आपको जो भी आपका डेट है, जैसे आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो आज का जो दिनांक है वो 7 अगस्त 2022 है। मैं अपना दिनांक लिखूंगा। आप जिस भी तारीख को आवेदन लिखेंगे आप ये दिनांक लिखेंगे। आप इस आवेदन को सादे कागज़ पे हाथ से भी लिख सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
यदि आपके आसपास कोई कंप्यूटर ऑपरेटर या साइबर कैफ़े है तो आप वहां जा सकते हैं, अदरवाइज आप सादे कागज़ पे हाथ से लिख करके भी इसको आप भेज सकते हैं, वह पूरी तरीके से मान्य है। अगला जो पोर्शन है वो हमें लिखना है कि हम जिस विभाग में पत्र लिखते हैं सूचना के आवेदन के लिए, उस विभाग के जन सूचना अधिकारी को, और साथ में हम लिखते हैं उस विभाग का नाम। तो हमें लिखना है सेवा में जन सूचना अधिकारी शिक्षा विभाग, क्योंकि हम ये आवेदन कहाँ लिख रहे हैं, शिक्षा विभाग में लिख रहे हैं, तो हमें ये लिखना है सेवा में जन सूचना अधिकारी शिक्षा विभाग। जिले का नाम दे देंगे आपका और राज्य का नाम दे देंगे। उसके बाद जो हमें अगला पॉइंट है वो, चूँकि हम ये आवेदन जो है वो सूचना का अधिकार के तहत लिख रहे हैं, तो हमें विषय लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। ठीक है, आप इसमें इस लाइन के साथ ज़्यादा फेरबदल मत कीजिएगा, या अधिक से अधिक आप ये लिख सकते हैं कि फलाने फलाने स्कूल के मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। पर ये लाइन जो है ये आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये लाइन यदि आप नहीं लिखिएगा तो शायद आपका आवेदन जो है वो निरस्त कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो है वो मेन एप्लीकेशन लिखना है, यानी कि मेन जो आवेदन का बॉडी होता है वो आपको लिखना है, और आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, महोदय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, या जो भी आपके मध्य विद्यालय का नाम है, ठीक है ना, आप उसको आप लिख सकते हैं, कुछ भी नाम हो सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, ग्राम, पूरा पता आप दे दीजिएगा, राज्य के मध्याह्न भोजन के संबंध में सूचना का अधिकार के तहत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं। अब इसमें जो क्या क्या सूचना मैंने मांगी है वो मैंने यहाँ पे दिया है। हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चंस हो वो थोड़े बहुत बदल सकते हैं, आप इसमें बदलाव कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, मगर मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। महोदय, पहला पॉइंट मैंने लिखा है, उपरोक्त विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का विवरण निम्नलिखित ब्यौरे के साथ दें। पहला, दिनांक 1 अप्रैल 2020, आप इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। स्पेसिफिक हमेशा दीजिएगा कि हम मुझे फलाने डेट से फलाने डेट के बीच का डाटा चाहिए, अदरवाइज़ वो मुश्किल हो जाएगा उनको देना, ठीक है, या नहीं देंगे वो आपको। तो आप लिखिए कि दिनांक इतना से दिनांक इतना के दौरान उपरोक्त स्कूल को उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री का विवरण मासिक ब्यौरे के साथ उपलब्ध कराएं। ठीक। ख, यानी कि विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त खाद्य सामग्री कितने विद्यार्थियों को वितरित की जानी थी। तीसरा आपने लिखना है, यह खाद्य सामग्री किस राशन दुकानदार एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। और आपने घ लिखना है कि उपरोक्त दुकान एजेंसी का चुनाव किस प्रकार किया गया। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों, आदेशों, दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। और आखिरी पॉइंट लिखना है पहले क्वेश्चन का कि इस दौरान विभाग द्वारा विद्यालय को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने से संबंधित सभी आदेशों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराएं। अब ये 5 पॉइंट्स जो हमने लिखे हैं पहले क्वेश्चंस के उसमें, यही जो है ना इतना डाटा आपको दे देगा कि आप यदि उस स्कूल में कुछ भी स्कैम हुआ है तो वो उजागर हो जाएगा। खैर, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं, अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो मैंने लिखा है आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने लिखा है, मध्याह्न भोजन योजना को बेहतर ढंग से लागू कराने एवं गुणवत्ता बनाए रखने से संबंधित सरकार व विभाग द्वारा जारी शासनादेशों, दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराएं। यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्डर हैं इससे रिलेटेड उन सब की एक अटेस्टेड कॉपी जो है मुझे वो भी चाहिए। ठीक। तीसरा पॉइंट जो आपने लिखना है वो लिखा है, मध्याह्न भोजन योजना में काला बाजारी या भ्रष्टाचार आदि की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा की गई व्यवस्था से संबंधित सभी दिशा निर्देशों, नियमों, कानूनों की प्रमाणित प्रतियां भी उपलब्ध कराएं। सरकार को भी पता है कि मिड डे मील स्कीम जो है वो घोटाले का स्कीम बना हुआ है, तो उन्होंने भी तरह तरह के जो है वो दिशा निर्देश, शासनादेश जारी किए हुए हैं। तो वो लागू हुए कि नहीं हुए, उनका पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए उन सब की एक कॉपी भी मंगाइए ताकि आपको पता चले कि सरकार किस लेवल पे काम करना चाहती है और किस लेवल पे काम ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। एक पॉइंट और लिखूंगा मैं, ठीक है, जिसका ये लिखूंगा मैं कि दिनांक इतने से इतने के दौरान उपरोक्त विद्यालय से क्या विभाग को मध्याह्न भोजना के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। यदि हाँ
तो शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण एवं यदि इस संबंध में कोई जांच की गई हो तो जांच की रिपोर्ट भी, उसकी एक प्रति भी उपलब्ध कराएं। आप समझ सकते हैं मैंने इसमें क्या मांगा है कि यदि इसके ऊपर कभी कोई कंप्लेंट हुई है तो उस पर क्या एक्शन लिया गया, क्या कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, यदि इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की भी एक अटेस्टेड कॉपी चाहिए। उसके बाद फिर आप अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो स्वीकृत खाद्य सामग्री है, जो भी बनता है उसकी जो स्वीकृत खाद्य सामग्री है, यदि किसी कारणवश किसी विद्यालय द्वारा उपयोग नहीं की जाता है तो उस खाद्य सामग्री के निष्पादन की विभाग ने क्या व्यवस्था की है। अब सपोज आप चावल मंगाते हैं या दाल मंगाते हैं या आटा मंगाते हैं, उन सब की एक एक्सपायरी डेट होती है और ये सभी चीज़ें बल्क में आती हैं। अब बल्क में आ गई और मान लीजिए कभी कुछ सपोज कोई लंबी छुट्टी हो गई या गर्मी की वजह से सरकार ने अवकाश घोषित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में तो चीज़ें खराब होंगी। यदि चीज़ें खराब होंगी तो उसको निष्पादन के लिए विभाग ने क्या व्यवस्था की है और इससे संबंधित दिशा निर्देश जो है उसकी एक अटेस्टेड कॉपी भी भेजना सुनिश्चित करें। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं एक्सपायर्ड माल ही जो है वो बच्चों को खिलाया जा रहा है और फिर एक्सपायर्ड के नाम पे जो है अगली उगाही भी की जा रही है। तो ये भी चेक करना जो है हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आप इसकी एक कॉपी मांगिए, ठीक है। और एक आखिरी आप पॉइंट डाल दीजिए कि मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे स्किल से संबंधित विभिन्न नियमों, निर्देशों, आदेशों एवं सर्कुलर की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं। जो भी अभी एप्लीकेबल है आज के डेट में, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी ऑर्डर्स आज के डेट में निकले हुए हैं, सर्कुलर्स निकले हुए हैं, उन सब की एक अटेस्टेड कॉपी जो है आप मुझे उपलब्ध कराएं। बस ये 6 क्वेश्चंस जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है मिड डे मील के किसी भी तरह के स्कैम को उजागर करने के लिए, बशर्ते आपका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक, स्पष्ट और सही शब्दों का चुनाव करके लिखा जाना चाहिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से एक इफेक्टिव आरटीआई एप्लीकेशन लिखा जाए। यदि आपने कहीं मिस किया तो हो सकता है कि आप जब आरटीआई एप्लीकेशन लिखें तो आपको सही जवाब ना आए या गुमराह करने वाला आए या जवाब आए ही ना, ठीक है। अब आपने पता है कि आरटीआई एक्ट 2005 में जो है एक छोटी सी फीस लगती है 10 रुपये की। तो आप यदि इसको ऑफलाइन के माध्यम से कर रहे हैं तो आप पोस्टल ऑर्डर 10 रुपये का किसी भी नज़दीकी डाकघर से खरीद सकते हैं, और यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं तो पेमेंट आप ऑनलाइन से कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑफलाइन मेथड बता रहा हूँ। यदि मैं ऑफलाइन भेजता हूँ इसको तो मैं एक 10 रुपये का शुल्क लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं आवेदन शुल्क के रूप में 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा हूँ, और पोस्टल ऑर्डर संख्या आपका जो भी होगा आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। पर यदि आवेदक बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवार से बिलोंग करता है, तो उनको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं पे करना है और उनको लिखना है कि आवेदक बीपीएल कार्डधारी है और इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त है। और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और ये पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं कि आवेदक बीपीएल कार्डधारी है और इसलिए सभी देय शुल्क से मुक्त है। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने बीपीएल कार्ड का जो संख्या है आपका वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जहाँ पे मैंने XXX लिख रखा है, और बीपीएल कार्ड की एक फ़ोटो कॉपी जो है वो इस आवेदन के साथ आपको अटैच कर देना है, इनक्लोज कर देना है, ठीक है। और ऐसे स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं पे करनी है। इसके अलावा इसके बाद जो है आप कुछ जानकारी जो है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप इसमें ज़रूर मेंशन कर दीजिए इस तरीके से कि नीचे दी गई जानकारी आपकी सूचना और विचार के लिए है। और उसके बाद एक एक करके कुछ सूचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये जानकारी में आपके भी होना चाहिए और जन सूचना अधिकारी के भी होना चाहिए, इसलिए आप इसमें मेंशन कीजिएगा कि यदि पहली जो सूचना मैं इसमें लिखूंगा, यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 3 का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि आप यदि किसी गलत जगह भी आप अपने आवेदन को गलती से भेज देते हैं
तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिस जगह इस आवेदन को भेजा है अब ये उस जन सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी है कि आपके इस आवेदन को सही जगह तक ट्रांसफ़र करे और उसकी एक कॉपी आपको भी भेजे ताकि आप सही जगह पे फॉलो कर सकें। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जो दूसरा पॉइंट है मैं वही लिखूँगा कि आरटीआई एक्ट 2005 की जो धाराएं हैं उसके हिसाब से, जो धारा मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, उसके अनुसार आप जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे, सूचना उपलब्ध कराएंगे, तो आप प्लीज़ मुझे अपीलीय पदाधिकारी का पद, नाम व पता ज़रूर बताइएगा। अपीलीय पदाधिकारी का मतलब क्या हुआ? अपीलीय पदाधिकारी का मतलब ये हुआ कि यदि आप मुझे जवाब दे रहे हैं और मुझे आपका जवाब असंतुष्ट नज़र आया, यानी कि वो या तो अधूरा है, गुमराह करने वाला है या गलत है, तो उस स्थिति में मैं अपीलीय पदाधिकारी को सूचित करूंगा और मैटर को एस्केलेट करूंगा। तो अब तीसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 9 के अनुसार मैं जन सूचना अधिकारी से अनुरोध करता हूँ, लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है वह उसी रूप में प्रदान करें। मतलब जानकारी जो है आप अलग अलग फॉर्मेट में मांग सकते हैं, डिस्क में, ईमेल के थ्रू या हार्ड कॉपी, फोटोकॉपी के थ्रू मांग सकते हैं। आपने यहाँ पे प्रतियाँ मांगी है, फोटोकॉपी मांगी है, तो फोटोकॉपी के रूप में ही वो मुझे प्रदान करें। अगला पॉइंट जो है वो आप इसमें ज़रूर लिखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 1 के अनुसार मैं लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि वह मुझे ये जानकारी जो है वह 30 दिनों के भीतर प्रदान करें। 30 दिनों का समय है जानकारी प्रदान करने का धारा 7 उपधारा 1 के अनुसार। 30 दिन जो है वो आपके आवेदन लिखने की तिथि से शुरू नहीं होता है, जिस दिन आवेदन उनको पहुंचता है उस दिन से वो शुरू होता है। इसमें जो डाक प्रक्रिया में जो समय लगता है वह इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। अगला पॉइंट जो है आपने लिखना है कि आरटीआई एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा 7 है और उसकी उपधारा 8 है, यदि उसके अनुसार यदि आप मेरा आवेदन अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आपने मेरा आवेदन क्यों अस्वीकार किया है और आरटीआई एक्ट 2005 के कौन से सेक्शन के अनुसार आपने मेरा आवेदन रिजेक्ट किया है, आपको यह भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं वो जनरली आपके आवेदन को किसी न किसी कारण से अस्वीकार कर देते हैं कि गोपनीयता के कारण या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं दे सकते हैं आपको। तो आप उनको बता दीजिएगा कि ऐसी कोई भी सूचना सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन जे के अनुसार ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो संसद या विधानमंडल में डिस्कस किया जा सकता है, आप ऐसी इन्फॉर्मेशन से मुझे वंचित नहीं रख सकते हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं अपने एप्लीकेशन में ना, तो आपके जो जन सूचना अधिकारी होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि आपको सही और सटीक सूचना जो है आप तक पहुंचाएं। अगला पॉइंट जो है आप ये मेंशन कीजिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 2 के अनुसार 30 दिनों के भीतर यदि आपका कोई भी जवाब नहीं आता है तो यह मैं मान लूँगा कि आपने मेरा आवेदन को अस्वीकार कर दिया है और फिर मैं अगली जो उसकी कार्रवाई है आयोग में जाने की वो करूँगा। पर ये याद रखिएगा ये 30 दिन जो है इसमें पत्राचार का समय सम्मिलित नहीं है, इसलिए आप अमूमन इसको मान के चल सकते हैं कि लगभग 40 दिन के अंदर यदि आपको कोई जवाब नहीं आता है तो निश्चित ही आप अगली कार्रवाई की तरफ जा सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो आप इसमें लिखिएगा कि आप मुझसे यह नहीं पूछ सकते हैं, अगला पॉइंट का जो मतलब निकलता है मैं वो बता रहा हूँ कि आप मुझसे यह नहीं पूछ सकते हैं कि मुझे यह इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए। हाँ, आपको यदि कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है जो पत्राचार से संबंधित है, कुछ पत्राचार आपको लग रहा है कि जो एड्रेस है मेरा वो पूरा नहीं है, तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं, मगर आप मुझसे यह नहीं पूछ सकते हैं कि आपको यह डाटा क्यों चाहिए। तो जब आप ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपकी जो आवेदन है वो किसी भी तरीके से रिजेक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पूरा का पूरा आरटीआई एक्ट है, मगर वो पूरा का पूरा आरटीआई एक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो आप इसको मेंशन कीजिएगा यहाँ पे। और दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
यदि आपको लगता है कि यह वीडियो जनहित में बहुत काम की है तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जाए, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। आपका ही पैसा है, आपका ही पैसा है जो सेवा और वस्तु कर के माध्यम से सरकार तक जाती है, और सरकार वही पैसे को आपके बच्चों के लिए या अन्य योजना के माध्यम से खर्च करती है। खैर, अगला पॉइंट जो आपने लिखना है वो घोषणा है कि आप ये घोषणा करेंगे, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लागू होता है। तो आपको यह घोषणा करना होगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यह मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग, पास, साझा, प्रदर्शन या प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से नहीं करूँगा जो एकता के लिए हानिकारक हो और संप्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो। और इसके बाद आपको अपना एक छोटा सा सिग्नेचर लगाना है, अपना डिटेल्स लिखना है आपको, और वो सिग्नेचर लगा करके आप इस एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। आपको इस तरीके से लिखना है, सादर धन्यवाद भवदीय, मैंने अपना नाम लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है, पता लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, और आपको ये साइन कर देना है। यदि आप हस्तलिखित आवेदन लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो आपको साइन करना है वहाँ पे। और यदि आप कंप्यूटर से टाइप निकाल रहे हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके आप यहाँ पे अपना साइन कीजिएगा। इसके साथ आपको, यदि आप पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं, बीपीएल फैमिली से ऊपर हैं, आप एवं पॉवर्टी लाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है। यदि आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, मगर यदि आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके साथ अपने बीपीएल कार्ड की एक छाया प्रति लगानी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और जनहित में इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए, ताकि लोग, जो हमारे देश की रीढ़ है, जो आने वाला भविष्य है, उसका पोषण भी अच्छा हो और उसका शिक्षा भी अच्छा हो। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं जनहित में यह वीडियो आपके ही डिमांड पर लेकर आया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। नमस्कार।